बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया था, आपको आगाह किया था कि गंदम का बहरान आ रहा है और अब देखिए बहरान आ चुका है। लेकिन हुकूमत क्या कहती रही, नहीं 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 कुछ नहीं, हमने इंतज़ाम किया हुआ है, बम्पर क्रॉप हुई है, बड़ा ज़बरदस्त है, कोई मसला ही नहीं है और ये माफिया है, किसान माफिया, इसको हम कंट्रोल करेंगे, क्यों हम इससे गंदम खरीदें। मिडल मैन बीच में ले आए, प्राइवेट लोग आ गए हैं, बड़ी गंदम खरीदी गई है, देखिए सब खुश हैं। हत्ता कि अभी तक हुकूमत को ये जोम है, इनके क्या कहें एडवाइजर्स को, जो ये कहते हैं कि नहीं 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 किसान को बहुत फायदा हो गया है, अभी भी गंदम किसान के पास है। ये जो 5,000 रुपए मन तक गंदम का रेट चला गया है, अब किसान ने कुछ 2,500 में 3,000 में बेच दी, 2,900 रुपए मन पर बेच दी, तो अब उसने रखी हुई थी। इनको कोई समझाए, कभी किसानों से मिल लें। अगर आपने खुद कभी काश्तकारी नहीं की, कौन सा किसान है जिसके पास इतनी जगह होती है कि मनों के हिसाब से गंदम स्टोर कर ले। वो खेती बाड़ी करेगा या वो कोई इतना बड़ा स्टोर बनाकर रखेगा, ये उसका काम ही नहीं होता। उसको तो अगली फसल लगानी होती है। जैसी गंदम की कटाई हो जाती है, उसके बाद उसने उस रकम से आगे इन्वेस्ट करना है, अगली उसने फसल लगानी है। वो नहीं रख सकता कि जी मैं रख लूं और फिर जब महंगी होगी फिर मैं बेचता रहूंगा, करता रहूंगा। कहां से वो गोदाम लाएगा, कहां उनका ख्याल करेगा, उसके लिए उसको एक अलग इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये कोई किसान का काम नहीं होता। हाँ, आप कहें बड़े बड़े लोग इसमें आ सकते हैं, कोई वडेरे किस्म के आ सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब सिंध की तरफ से शजील नाम मेमन साहब ने कहा है कि जी पंजाब ने गंदम की तरसील पर पाबंदी लगा दी है, अब हम 5 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने लगे, हम खरीदने लगे हैं। क्या करेंगे खैबर पख्तूनख्वा, क्या करेंगे। यहां तो अब खुद विफाक से कहा जा रहा है कि जी गंदम रिलीज करें। ये हालात हो गए हैं, ये हालात है। अभी पेट्रोल का आप सुन लीजिए, कोई पता नहीं है आज फिर पेट्रोल बढ़ाया जाए, आज नहीं तो कल उन्हें बढ़ा देना है, क्योंकि आलमी मार्केट में $100 फी बैरल से कीमत ऊपर जा चुकी है। जब $70 के करीब फिर आ गई थी दोबारा से, जंग के पहले जो हालात थे, जंग से पहले जो हालात थे वहां तक आ गई थी, पूरा रिलीफ नहीं दिया गया लोगों को। अब $100 से ऊपर चली गई है। अब आप देखिएगा टीके लगेंगे, मुसलसल कितने दिन से लग रहे हैं, अब तो रोजाना है ना जी। और बड़े फख्र से वज़ीर पेट्रोलियम कह देते हैं हम तो लोगों को ख्वारी से बचा रहे हैं। अरे वाह, प्लान चेक करें ख्वारी से बचाने का। और तो और अब नजर ये आ रहा है कि अभी फिलहाल चूंकि जंग रुकती नजर नहीं आती, पता नहीं कितना ये सिलसिला रहेगा, तो हुकूमत ने तो काम पकड़ लिया है कि जी हम जैसे कीमत बढ़ेगी हम भी कीमत बढ़ा देंगे। लेकिन ये तो बताएं कि सिर्फ पाकिस्तान में क्यों बढ़ी है। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख रहा हूं, फैक्ट्स, अदादो शुमार, हकीकतें, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। अब आप ये देखें, सीनियर कॉलमिस्ट हैं, माहिर मईशत हैं फर्रुख सलीम साहब, वो ये हकीकत सामने लेकर आए हैं। उन्होंने बाकायदा दिखा दिया है कि पिछले चंद दिन में, एक हफ्ते में क्या सूरत हाल बनी है, पाकिस्तान में कीमतें किस तरह से बढ़ाई गई हैं और खित्ते के दीगर ममालिक में हालात क्या रहे हैं। पूरा चार्ट वो सामने लेकर आए हैं और इसमें लिखा है जी 1 वीक अर्लियर क्या था और अब क्या सूरत हाल है। जिसमें क्या होता है, पाकिस्तान में 323 रुपए कीमत थी और डीजल की कीमत बढ़ाकर 375 रुपए तक चली गई और इस तरह से वीकली चेंज आया 51 रुपए 74 पैसे का, तकरीबन 52 रुपए का, जो कि 16% इजाफा है डीजल की कीमत में। ठीक है जी। भारत में क्या हुआ है पूरे हफ्ते में, यानी वीकली चेंज क्या है, 0, कोई फर्क नहीं पड़ा डीजल की कीमत में। इसी तरह से बांग्लादेश 115 फी लीटर था, इतना ही रहा, 0 चेंज। भारत में 95 रुपए, उनके 95 रुपए 20 पैसे था, उतना ही रहा। श्रीलंका का जनाब 382 था उनकी करेंसी में और वो 382 ही है, वहां भी कोई चेंज नहीं है। नेपाल में भी वही जनाब 195 रुपए था, 195 रुपए है। अफगानिस्तान में आप ये देखें कि 1 अफगानी कीमत बढ़ी है, यानी 1.4%, 73 अफगानी का हो गया था और 74 अफगानी का हो गया। 1 रुपया एक हफ्ते में, एक यानी अफगानी करेंसी में सिर्फ चेंज आया है। और पाकिस्तान में क्या है, 16% इजाफा है, 52 रुपए का इजाफा है। बाकी ममालिक ने फिर क्या किया है, उनके लिए कीमतें क्यों नहीं बढ़ रही, वो क्यों नहीं कह रहे कि जी ये अब हम क्या करें, आलमी सतह पर कीमतें बढ़ गई हैं, बोझ हमें आवाम तक मुंतकिल करना पड़ेगा। ये सारा बोझ पाकिस्तानी कौम के लिए क्यों है, ये असल बड़ा सवाल है। ये तो फैक्ट है जो मैंने आपके सामने रख दिया। अच्छा,
और सुनिए, बड़ी तैयारी थी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, मॉनसून आ रहा है, बरसात आ रही है, बारिशें होंगी, पहले ही तैयारी है, मीटिंग्स कर ली गई हैं जी, पिछली दफ़ा की तरह हाल ना हो, वो सैलाबी सूरत हाल ना हो। क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा फोकस हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा जिस शहर पर लगाया जाता है वो लाहौर है। लाहौर की सड़कें जो हाल ही में बनाई गई थी जौहर टाउन के इलाके में, बड़ा पैसा लगाया गया, खुदाई करके जी, बड़ा सी सड़कें बैठ रही हैं, मजाक बन गया, मीम्स बनती हैं जी, हुकूमत के हक में फलां सड़क भी बैठ गई, फलां सड़क भी बैठ गई। और डिफेंस के एरिया में भी हमें पानी खड़ा नजर आता है, वॉल्टन रोड जो उसके पास है वहां पर पानी खड़ा नजर आता है, जहां पर दुकानदार पैसे दे रहे हैं सफाई के, वहां पर भी पानी खड़ा नजर आता है। सुथरा पंजाब वाले आज लिया में हड़ताल कर रहे थे। ये हो क्या रहा है? और ऊपर से खबर क्या आई कि वज़ीर आला पंजाब ने गुजरात, ओकाड़ा, लाहौर और मरी के डिप्टी कमिश्नर्स, MD वासा, सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन, ज़ीशान रफ़ीक और मुतलका टीमों की बारिश के दौरान कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी है कि कमाल कर दिया आपने। अब पता नहीं किस बात पर उन्होंने शाबाश दी है, ये भी हैरानी की बात है कि ऐसा उन्होंने क्या देखा है, क्योंकि पानी तो खड़ा हुआ। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि पानी खड़ा हुआ, काफ़ी देर खड़ा रहा, कई घंटे खड़ा रहा, उसके बाद निकल गया, तो इसलिए शाबाश दी। लेकिन कारकर्दगी तो ये होनी चाहिए कि पहले से ही सफाइयाँ हुई हों कि पानी कई घंटे इस तरह से खड़ा ही ना रहे। हलाकतें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं लोगों की, वो भी बड़े दुख की बात है। लेकिन ये सिर्फ कोई पंजाब की हद तक महदूद नहीं है। हाँ, शजरी नाम में मैंने ये ज़रूर कहा कि जी कराची की बात हो तो आप लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कहते हैं, लेकिन अब आप क्यों नहीं इस पर बात करते कि कराची में जी डूब रहे हैं लोग, कराची डूब गया। अब पंजाब में सूरत हाल है तो उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा। तो अभी तक की इतलात ये हैं कि कम से कम 43 अफराद जाबाक हुए हैं, 177 ज़ख्मी हुए हैं ये मानसून की बारिशों से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। लाहौर में 343 मिलीमीटर बारिश हुई है 48 घंटों में, और ऑपरेशन ज़ाहिर है जारी है कि जी किस तरह से पानी को गिराया जाए। अब ये दोनों के हवाले से बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। करंट लगने से भी लोग जाँ बाक हुए हैं, हादसात हुए हैं, लोग गिर गए हैं। अच्छा, कम से कम 22 अफराद हलाक हुए हैं और 23 ज़ख्मी हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये बताया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में अथॉरिटीज़ की तरफ से। और इसी तरह लाहौर और दीगर शहरों में भी पंजाब में हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, जो कि बड़ी दुख की बात है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि दोनों सूबों में मिलाकर 43 हलाकतें हुई हैं अभी ये मानसून में, तो ये बड़ी दुख की बात है, अफसोस की बात है। तो मोहतात रहिए, क्योंकि ये कहेंगे जी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, खंबे बाहर लगे हुए हैं, उनमें करंट आ जाता है, तो वो तो ज़िंदगी जब चली जाए तो आप जिसको कसूरवार ठहराते रहें, बात करते रहें, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। आपने देख लिया कि कितनी यहाँ पर हलाकतें हुई खैबर पख्तूनख्वा में भी, जहाँ हुकूमत इस वक्त तहरीक इंसाफ की है, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं। उधर भी पेशावर में भी, दीगर शहरों में भी जब बारिश होती है तो हम पानी की सूरत हाल देखते हैं। तो ये हालात हैं जी। GSP प्लस स्टेटस का सुन लीजिए। हम कहते रहे इंसानी हकूक़ की पामाली ना करें, ये तरामीम जो कर रहे हैं गले पड़ेंगी, मीडिया पर कदगने हैं गले पड़ेंगी, क्योंकि आप यहाँ तो दबा लेंगे, लोगों को पकड़ लेंगे, झूठ बोल लेंगे, गुजारा हो जाएगा, कोई नहीं, इश्तिहारबाजी कर लें, जिस तरह भी कर लें। आलमी सतह पर क्या करेंगे? अब GSP प्लस स्टेटस के हवाले से जो EU की रिपोर्ट आई है कि जी आप कहते हैं GSP प्लस स्टेटस में दिया जाए क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से हमने साइन करके दिया हुआ है कि बिल्कुल इंसानी हकूक़ का ख्याल रखेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होगी, मीडिया आज़ाद होगा। आप साइन करते हैं और उसके बाद आपको GSP प्लस स्टेटस मिल जाता है कि इस मुल्क को ज़रूरत है रियायत की, ताकि यूरोप की मंडियों तक हमारी मसनूआत पहुँचें, उन पर टैक्स कम लगे, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, हमारे लोगों को फ़ायदा हो। अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है पाकिस्तान डिसअपॉइंटेड विद EU रिपोर्ट ऑन GSP प्लस कंप्लायंस इशूज़। ये अब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है, हमें बड़ा दुख हुआ है, अफसोस हुआ है यूरोपीय यूनियन की GSP प्लस रिपोर्ट पर कि जी उन्होंने उस तरह से हक़ाइक़ को नहीं देखा, यानी हमारी मर्ज़ी के हक़ाइक़ उन्होंने देखे। साथ ही कह रहे हैं जी हम मुकम्मल कंप्लायंस करेंगे, जो कुछ यूरोपीय यूनियन की तरफ से कहा जा रहा है हम मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। अब देखते हैं कि ये चंद हफ्तों में कितना अमल दरामद हो जाता है, वरना पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल आ जाएगी। आज रात सूली पर लटके रहें, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो सकता है। आज अगर बच भी गए तो कल का क्या करेंगे? अब ये रोज़ रात का ही मामला है। तो आज रात फिर बड़ी भारी है, जिस तरह पिछली कुछ रातें हैं कि इंसान खौफ से सो रहा होता है पाकिस्तान में कि सुबह क्या हो जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। और
पूरे का पूरा आपका बजट जो पहले ही बड़े मसाइल का शिकार है, क्या करें, किस तरह गुजारा करें, वो ऊपर नीचे हो जाता है। चूंकि सुबह पेट्रोल महंगा हो गया है, अब अगला बंदा जो पेट्रोल डलवा कर आपके लिए सब्जी खुराक पहुंचा रहा होगा, वो कहेगा जी मैं क्या करूं, पेट्रोल महंगा हो गया है, हर चीज़ को आग लग गई है, क्या करें। दूध से लेकर बुनियादी खुराक की चीज़ें वो सब महंगी हो जाएंगी, क्योंकि रात आपने देखा जी पेट्रोल महंगा हो गया, आज सुबह तो मैं महंगा डलवा कर आया हूँ। स्कूल बच्चों को छोड़ने जाना है वैन ने, अभी छुट्टियां हैं, उसके बाद क्या होगा, रोजाना की बुनियाद पर ये हो रहा होगा, वो कैसे अपना बजट सेट करेगा जी, महीने बाद मैं कितने पैसे लूँगा। रिक्शे वाला, ट्रांसपोर्ट वाले, वो रोज़ कीमतें बढ़ाएंगे जी, आज फिर कीमत बढ़ गई है, आज हम इतना करेंगे, अगले दिन फिर बढ़ गई है, और जब वापस आएंगी ना हुकूमत ने उस तरह वापस लानी है, ना ये किराए ना कीमतें वापस आएंगी। तो ये हाल होगा। क्यों इस तरह हो रहा है, उसकी सबसे बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने 4-5 साल में फोकस ही इस तरफ नहीं रखा। इनका फोकस था तहरीक इंसाफ, इनका फोकस था जी अडियाला का कैदी, उसको जेल में रखना है। नहीं यकीन आता अभी भी आपको, तो सुनिए कि दफ़ा 144 तौसी क्यों की जा रही है। क्योंकि अगस्त आ रहा है, 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ ने कहा है जी हम फिर निकल रहे हैं, ऐलान होगा, हम जलसा करेंगे, उसमें लाहमल देंगे, क्योंकि बैक चैनल पर जो चीज़ें चल रही थी लगता है वो मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच सकी। तो इसलिए अब अंदर की खबर यह है कि सुहेल अफरीदी ने कहा जी बस, मैं लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वज़ीर आला इसलिए बनाया गया था कि मैंने खान की रिहाई के लिए कुछ करना है। हमें लोगों ने मैंडेट दिया था खान की रिहाई के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में हमसे पूछा जाता है, जाते हैं कहीं भी, इनके MPAs, इनके वज़ीर जाते हैं, लोग बाद में कोई सवाल करते हैं डिलीवरी का कि जी हमें ये नहीं मिल रहा, फलाने मिल रहा, कहते हैं खान की रिहाई के लिए क्या कर रहे हो, तो हम क्या जवाब दें। ये होता है। तो बहुत सी सीनियर लीडरशिप, ये अंदर की खबर आपको बता रहा हूँ, वो इसके खिलाफ थी कि जी भी सड़कों पर ना आएँ, अभी एहतजाज का इस तरह से ऐलान ना करें, अभी इस तरह की कोई काम की तरफ ना जाएं। लेकिन सुहेल अफरीदी ने कहा जी नहीं, तो जलसा होगा, जलसे में फिर सुहेल अफरीदी कहते हैं मैं तो खुद ऐलान करूंगा, वरना फिर हम अकेले इस तरह से निकल जाएंगे। तो अभी भी अंदर दो राय हैं, देखते हैं कि क्या सुहेल अफरीदी को या उनके साथ जो लोग हैं उनको मनाया जाता है। जिस तरह अभी खान साहब की बहनें हैं उनको बनाया जाता है कुछ सीनियर लीडरशिप की तरफ से, जिनमें बहुत से लोग बैरिस्टर गौहर का भी नाम लेते हैं, ताकि सलमान राजा का भी, असद कैसर का भी, और इनके अलावा ये कहा जा रहा है तैमूर मुस्लिम झगड़ा, ये गालिबन उन लोगों में हैं जो कह रहे हैं नहीं अभी हमें कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, अभी उस तरह का एहतजाज या सड़कों पर नहीं आना चाहिए और ज़्यादा नुकसान होगा। तो हमें वही बात जो आखिरी पैगाम खान साहब का था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान डिसाइड करेगी। महमूद अचकज़ई साहब, जिनको खान साहब के कहने पर अपोजिशन लीडर बनाया गया है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाए गए हैं खान साहब के कहने पर, तो इन लोगों ने डिसाइड करना है। लेकिन सुहेल अफरीदी कह रही है हमारी बस हो गई है, वो नहीं करते, उस तरह डिसाइड नहीं निकलने का करते, तो हम क्या करें, हमने तो निकलना है। तो अब इसलिए दफ़ा 144 लगा दी गई है। अभी अगस्त आना है, अभी तो एहतजाज होना है, मूवमेंट शुरू होनी है। अभी तहरीक इंसाफ कह रही है हमें आप मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दे दें, हमें रैली की इजाज़त दे दें, लेकिन वो बात नहीं बन रही और ना ही बननी है। किसी तरह से कहीं इजाज़त मिलने का कोई इम्कान नज़र ही नहीं आता। तो ये जनाब इस वक्त तक सूरत हाल है। यहाँ मुल्क दफ़ा 144 पर चलाया गया है अंग्रेज़ों का कानून, और पिछले 4-5 साल में जिस तरह इसका इस्तेमाल हुआ है, मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर का इस्तेमाल हुआ है, MPO का इस्तेमाल हुआ है कि जी खदशा है अमन अमान का, इस बंदे को अंदर कर दो, इसको घर पर ही कैद कर दो, इतने हफ्तों के लिए अंदर है, इतने महीनों के लिए अंदर है। ये मुल्क इस तरह से चलाया गया है, इस तरह से इसको जकड़ लिया गया है। तो फिर कोई भी चीज़ आगे क्या बढ़नी थी। और फिर अगर जो बातें हम कर रहे हैं ये चुपती हैं, ये सही नहीं लगती, तो फिर आप यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट भी देख लीजिए, वो भी आपको इसी तरफ से आगाह करेगी कि आप ना यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी होने देते हैं, इलेक्शंस आपके रिग्ड, निज़ाम 26वीं 27वीं तरमीम का शिकार, जजेस की भर्तियाँ आप देख लीजिए, अपने वकील जिस तरह से भर्ती किए जा रहे हैं, जो कुछ अब इस मुल्क में हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, अब उसके बाद क्या बाकी रह गया है। तो लिहाजा एक बहरान के बाद अगले बहरान का यहाँ पर इंतज़ार है। चीज़ें हमें ख़राब से ख़राब तर होती चलती नज़र आ रही हैं और लोग खौफजदा हैं। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो आप देखेंगे हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, गैस का सर्कुलर डेट वो भी बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। ये अभी तक कोई कुशन, कोई स्पेस नहीं क्रिएट कर सके। इतने टैक्सेस लगाने के बाद भी रिकॉर्ड टैक्सेस लगाए हैं कि अगर कहीं उतार चढ़ाव होता है ऐसा तो हम लोगों को रिलीफ ही दे सकें। बाकी मुल्क क्या कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के अमीर तरीन ममालिक तो नहीं है जिनका मैंने बताया। अफगानिस्तान को आप देख लें, क्या उसके पास IMF की सहूलत है, क्या उससे अमेरिका के ताल्लुकात हैं, क्या आलमी सतह पर उसकी कोई इंगेजमेंट है, क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो उनके साथ की लाइजन में है, क्या डिप्लोमेटिकली उनकी कोई पोजीशन है, कुछ भी नहीं।
लेकिन वहां भी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ रही उस तरह। बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भारत है, खिते के ममालिक है ना। हमारे लिए ही सारी मुसीबतें हैं, हमारे लिए ही सारे इम्तिहान हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।